हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग नेचर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे हो। आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रपति की शक्तियाँ यानी पावर्स के बारे में है। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य क्या होते हैं उनके बारे में अच्छे से समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राष्ट्रपति चुनाव, योग्यता, कार्यकाल और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग के बारे में अच्छे से समझा था। जिसने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हो। चलो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, राष्ट्रपति का पद हमारे शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम पद होता है। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां यानी पावर्स होती हैं, जैसे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां यानी कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, विधायी शक्तियां यानी विधायिका से संबंधित शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां यानी जुडिशरी पावर, कूटनीतिक शक्तियां यानी डिप्लोमेटिक पावर, सैन्य शक्तियां यानी मिलिट्री से संबंधित पावर और आपातकालीन शक्तियां यानी इमरजेंसी पावर। आइए अब इन पावर को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां यानी एग्जीक्यूटिव पावर को समझते हैं। सरकार के शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शासन संबंधी जितने भी कार्य होंगे, जैसे किसी देश के साथ संधि करना, कोई समझौता करना या देश में कोई नया कानून लागू करना आदि, सभी राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। संघ के सभी कार्यपालिका अधिकारी राष्ट्रपति के अधीन रहते हैं, यानी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी आदि सब राष्ट्रपति के अंडर होते हैं। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, यानी राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा यानी पीएम होगा। और 42वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति को इस संबंध में मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानना बाध्य यानी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानता तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत उसके पद से हटाया भी जा सकता है। कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की नियुक्ति करने की भी शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति किसको और कैसे नियुक्त करता है, अब इसको समझते हैं। राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है और पीएम के परामर्श पर यानी पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। मतलब राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब बहुतों के माइंड में एक क्वेश्चन भी होगा कि हम लोग पीएम यानी प्रधानमंत्री को तो हम वोट देकर चुनते हैं, तो फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है। तो आइए इसे भी समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोग प्रधानमंत्री को वोट नहीं करते, बल्कि हम लोकसभा के सदस्यों को वोट करते हैं और उनको चुनकर लोकसभा में भेजते हैं। फिर ये लोकसभा सदस्य बहुमत प्राप्त दल यानी फुल मेजोरिटी पार्टी में से अपना नेता चुनते हैं और राष्ट्रपति इस बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और फिर पीएम यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी हम सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है और उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। इसके अलावा राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपालों यानी गवर्नर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के लिए एक आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति केंद्र व राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति या उसका गठन कर सकता है, यानी केंद्र व राज्य के बीच किसी इशू को लेकर कोई डिस्प्यूट हो या राज्यों के बीच आपस में किसी मुद्दे पर कोई डिस्प्यूट हो तो इसके लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन कर सकता है। आइए अब हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ यानी विधायिका से संबंधित राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ उनको समझते हैं।
हमारी संसद के 3 पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग होता है। हमारे देश में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। यानी कोई भी विधेयक या बिल सबसे पहले संसद से पास होता है और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यानी संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक या बिल तभी एक्ट या कानून बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, यानी राष्ट्रपति की उससे सहमति मिल जाती है। यहाँ सबसे पहले हम बिल और कानून में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। संसद में जब कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो वह विधेयक या बिल होता है, लेकिन जब वह प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और अगर राष्ट्रपति भी उस प्रस्ताव या बिल को पास कर देता है तो वह कानून या एक्ट बन जाता है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक या बिल जब राष्ट्रपति के पास आता है तो यहाँ राष्ट्रपति के पास 3 तरह की पावर होती हैं। फर्स्ट पावर है, राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देता है, यानी अपनी सहमति दे देता है। सेकंड पावर है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, यानी राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति के लिए अपने पास रखता है। और थर्ड पावर है, राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में लौटा देता है। पुनर्विचार के संबंध में यहाँ कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। यदि संसद द्वारा विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन मतलब बिना किसी बदलाव के पारित करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को इस पर सहमति देनी होगी। कहने का मतलब है, यदि संसद दोबारा से किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को इस पर सहमति देनी ही पड़ेगी। राष्ट्रपति धन विधेयक यानी मनी बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, मतलब राष्ट्रपति को एक ही बार में धन विधेयक यानी मनी बिल को पास करना होगा। अब ये मनी बिल क्या होता है? मनी बिल होता है किसी तरह के नए कर लगाना या उनको घटाना बढ़ाना आदि इस तरह के प्रस्ताव मनी बिल होते हैं। टाइप्स ऑफ बिल यानी विधेयक कितने तरह के होते हैं, इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है या कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को भंग या विघटित भी कर सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से यानी लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर कोई आपसी सहमति न बन रही हो तो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सेशन को बुला सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा यानी स्पीकर द्वारा की जाती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे संयुक्त बैठक कौन बुलाता है या संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इन पॉइंट को अच्छे से माइंड में रखना है। और मैं आपको यहाँ बता दूं, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े हों या इन क्षेत्रों का विशेष ज्ञान या अनुभव हो उनको नॉमिनेट यानी मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है। और यहाँ इन सदस्यों को नॉमिनेट यानी मनोनीत करने का एक रीज़न ये होता है कि कोई प्रसिद्ध, काबिल या अनुभवी व्यक्ति संसद में जा सके। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से सलाह या परामर्श कर संसद सदस्यों की योग्यता पर निर्णय करता है, यानी राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करता है। और साथ ही राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। आइए अब हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ यानी फाइनेंशियल पावर को समझते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, यानी मनी बिल को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। और धन विधेयक के बारे में मैंने आपको भी बताया था। धन विधेयक आर्टिकल 110 के तहत आता है। अनुदान या वित्त की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती, मतलब किसी भी ग्रांट के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए यानी रेवेन्यू के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन का गठन करता है। और इस समय कौन सा वित्त आयोग है? इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। और पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। आइए अब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति यानी जुडिशरी पावर को समझते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों यानी अन्य जजों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी कानून या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत समाधान की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी के दंड को पूर्णतः क्षमा कर सकता है, यानी उस दंड को पूर्णतः माफ़ कर सकता है और उस दंड की प्रकृति बदल सकता है।
मतलब दंड को कम कर सकता है। मतलब किसी को सज़ा 7 साल की मिली है तो उसको 3 या 4 साल का भी कर सकता है। और राष्ट्रपति किसी प्राण दंड को भी माफ़ कर सकता है, मतलब किसी की फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति समाधान की शक्ति का प्रयोग केवल 3 प्रकार के दंडों से संबंधित करेगा। फर्स्ट है, यदि अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया हो, मतलब अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाई गई हो। सेकंड है, केंद्रीय कानूनों के विरुद्ध अपराध की सज़ा दी गई हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कानूनों के तहत किसी अपराध के लिए सज़ा दी गई हो। यदि सैन्य न्यायालय द्वारा यानी मिलिट्री के कोर्ट द्वारा दंड दिया गया हो। इन 3 मामलों में राष्ट्रपति अपनी समाधान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। आइए अब राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति यानी मिलिट्री से संबंधित राष्ट्रपति की क्या पावर है उनको समझते हैं। राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, मतलब राष्ट्रपति एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का चीफ कमांडर होता है। और साथ ही राष्ट्रपति तीनों सेना यानी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति संसद के फैसले के अनुसार युद्ध की घोषणा व युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी करता है। आइए अब राष्ट्रपति की कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक पावर को देखते हैं। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति राजदूतों यानी एम्बेसडर की नियुक्ति भी करता है। अभी हमारी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ रहती हैं। आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कब और कैसे करता है। जैसे अभी लॉकडाउन में हमारे देश में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की चर्चा हो रही है, और इमरजेंसी पावर की जरूरत क्यों पड़ी और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।